नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। लेके आया हूं मेरे दोस्तों राजस्थान समसामयिकी के तहत जिला दर्शन की एक और महत्वपूर्ण क्लास। और आज इस जिला दर्शन के अंदर हम चर्चा करेंगे हाड़ौती क्षेत्र की। और हाड़ौती क्षेत्र के अंदर बात करेंगे मेरे दोस्तों उस जिले की जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा लगती है। उस जिले की बात करेंगे जहां पर काठ का रैन बसेरा बना हुआ है, या उस जिले की बात करेंगे जहां पर गागरोन का जल दुर्ग स्थित है। हाँ मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे झालावाड़ जिले की और उस झालावाड़ की पूरी ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसकी चर्चा करेंगे, वहां की हिस्ट्री और वहां की कल्चर, इसके अलावा वहां की जो पॉलिटिकल जो इश्यूज आते हैं उन पे सब पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों जुड़े रहेगा इस क्लास के साथ, क्योंकि पटवार की एग्जाम अब नजदीक आ गई है। और मेरे दोस्तों एक एग्जाम और भी नजदीक आ गई है, लो अब रीट आ गई है। कल निर्मल सर जी ये मैसेज लेके आए थे आप लोगों के साथ, तो सबको पता होगा रीट भी आ गई है। तो पटवार की एग्जाम, इसके अलावा राजस्थान के किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम के यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जिला दर्शन की क्लास हमेशा महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम में वहां की हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी आती है और वो सब कुछ पार्ट हम यहां पर सोल्व आउट करने वाले हैं। और रीट वाले जो है मेरे दोस्तों वो भी कमर कस लो, क्योंकि 25 अप्रैल की जो डेट है वो नजदीक आने वाली है, ज्यादा दूर नहीं है, बड़ा थोड़ा सा समय बचा है। तो रीट के लिए भी मेरे दोस्तों क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, तो जुड़ जाएगा बस इस क्लास के साथ। और शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन के साथ। किसी के काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, कोई जो काम करता है उसी काम करने का जो तरीका होता है उसी को देख करके हम अपने आप को मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमें भी ऐसे ही काम करना है। और यदि आपने हाल ही में देखे रिजल्ट आए होंगे फर्स्ट ग्रेड के कि इतिहास के आ गए कि फाइनल सिलेक्शन, तो वो भी आपको मोटिवेशन देते होंगे कि इस बार ये जो फाइनल सिलेक्शन है ना पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर या रीट भर्ती परीक्षा के अंदर मेरा भी होना चाहिए। तो बस वही आपको क्या मनाना है मेरे दोस्तों, एक ध्येय बना लेना है, आपको अपने आप के अंदर एक फिक्स कर लेना है, एक कहीं ना कहीं चाबी फिक्स कर लो कि भाई इस बार पटवार और रीट के अंदर हमारा भी फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद मेरे दोस्तों सबसे पहले एक धमाकेदार डिस्काउंट, 3 दिन, केवल 3 दिन धमाकेदार डिस्काउंट। और आपको पता होगा खुशखबरी है कि 31,000 पदों के लिए रीट की परीक्षा होगी 25 अप्रैल 2021 की। जो मेरे भाई बहन, जो छोटे बच्चे जो थे ना, मेरे छोटे भाई बहन जो तैयारी करते थे रीट भर्ती परीक्षा की, और लो ये बेवफा रीट अब आ ही गई है। काफी बार वफा बनी और फिर वापस बेवफा बन गई, और इतने दिन बेवफा रही। अब हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ये तो मेरे दोस्तों घोषणा ही कर दी गई कि 25 अप्रैल 2021 को रीट की एग्जाम होगी। और इसके लिए उत्कर्ष क्लासेस लेके आए हैं धमाकेदार डिस्काउंट, केवल 3 दिन 19, 20 और 21 तारीख को। और यहां पर याद रखना मेरे दोस्तों, रीट फर्स्ट लेवल का कोर्स मात्र 1800 रुपए में, रीट सेकंड लेवल साइंस मैथ का जो ऑनलाइन कोर्स है मात्र सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपए में है। और रीट एसएसटी की बात करें सेकंड लेवल का जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 2000 की फीस के अंदर है, जहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे मेरे दोस्तों, नोट्स मिलेंगी, पीडीएफ फाइल मिलेंगी, और यहां तक क्विज भी मिलेंगे, और जो पेपर जो होंगे मॉडल पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। तो आपकी तैयारी को बस मजबूत कर लीजिएगा इस धमाकेदार ऑफर के साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और सबसे पहले आज हम किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस जिले की, उस जिले का नाम आता है झालावाड़ की। किसकी बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों, झालावाड़ की। तो इस झालावाड़ की सबसे पहले हम इसकी ज्योग्राफिकल, पहले इसकी इतिहास की बात करेंगे, उसके बाद यहाँ की ज्योग्राफी की बात करेंगे, और उसके बाद इस झालावाड़ के अंदर महत्वपूर्ण जो तथ्य कौन से आते हैं उनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर झालावाड़ का मैप बना देता हूं मेरे दोस्तों। ये जो मैप मैं बना रहा हूं, जिसको मैं आउटलाइन बना रहा हूं, ये आउटलाइन जो है मेरे दोस्तों, ये जिला कौन सा आता है, तो इस जिले की बात करें, ये जिला आ गया है झालावाड़। ये कौन सा जिला है भाई, झालावाड़ है। और इस झालावाड़ के पूरे हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी को आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें झालावाड़ के साथ, तो पहली चीज हम बात करते हैं इसके परिवहन कोड की, कि भाई इसका परिवहन कोड क्या आता है। तो इसका परिवहन कोड आता है मेरे दोस्तों RJ17। परिवहन कोड क्या है इसका, RJ17। उसके बाद यदि हम बात करें इस जिले का शुभंकर क्या आता है, तो आपको पता होगा यहां पर गागरोन का जल दुर्ग पाया जाता है, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य पाया जाता है, और उस मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य के अंदर गागरोनी तोते पाए जाते हैं। इसलिए यहां का जो शुभंकर है ये भी क्या बनाया गया, गागरोनी जो तोते हैं मेरे दोस्तों, गागरोनी जो तोते हैं वो इसको शुभंकर बनाया गया है। उसके बाद इस झालावाड़ के यदि हम उपनाम की बात करें, कि जिसकी बात करें मेरे दोस्तों उपनाम,
कि ये जो झालावाड़ है इसे कहा क्या जाता है, तो इसकी बात करें मेरे दोस्तों, एक तो इसे कहा जाता है राजस्थान का नागपुर। क्या कहते हैं इस झालावाड़ को? राजस्थान के नागपुर के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और यह भी पूछा गया भाई राजस्थान का इसको नागपुर क्यों कहा जाता है, तो याद रखना यहां पर सबसे अधिक संतरे का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान के नागपुर के नाम से जाना जाता है। और हम बात करें मेरे दोस्तों, एक इसे ब्रिज नगरी के नाम से, ब्रज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर की बात करें उसे भी ब्रज नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन झालावाड़ की बात करें, यहां पर मंदिर पाए जाते हैं और इन मंदिरों की वजह से इसे ब्रज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और एक इसी बात करें तो इसे झालाओं की नगरी की बात करें, झालाओं का क्षेत्र या झालाओं की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाते हैं मेरे दोस्तों इसके उपनाम। अब देखो इस झालावाड़ के थोड़े से इतिहास की बात करें कि ये झालावाड़ जो है इसका इतिहास कब हुआ भाई, इसकी स्थापना कब हुई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं झालावाड़ राज्य की बात करें। सबसे पहले किसकी बात करें? इस झालावाड़ राज्य की बात करते हैं कि भाई इस झालावाड़ राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो मेरे दोस्तों आपको पता होगा इस झालावाड़ राज्य की जो स्थापना है ये राजा मदन सिंह के द्वारा की गई। झालावाड़ की स्थापना, राज्य की स्थापना जो है ये राजा मदन सिंह के द्वारा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा मदन सिंह के द्वारा। हाँ जी मेरे दोस्तों, राजा मदन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1838 के अंदर। कई बार पूछा गया है इतिहास के अंदर, तो राजा मदन सिंह के द्वारा 1838 के अंदर इस झालावाड़ राज्य की स्थापना की गई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना। एक ये जो झालावाड़ जो राज्य है इसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत थी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत कह सकते हैं। अंग्रेजों ने अपनी रियासत की बात करें, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए राजस्थान में कुछ रियासतों का गठन किया गया था मेरे दोस्तों। और उनकी हम बात करें तो जैसे एक तो नाम आता है टोंक, धौलपुर, और एक नाम कौन सा आता है? झालावाड़। तो ये अंग्रेजों के द्वारा निर्मित कौन सी आ जाती है? ये रियासत आ जाती है। याद रखना, एक यदि हम बात करें तो एक कहा जाता है कि ये जो रियासत है ये राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत के रूप में जानी जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो झालावाड़ राज्य था इसकी यदि हम प्रारंभिक राजधानी की बात करें, इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी मेरे दोस्तों वो नाम आ जाता है झालरापाटन। वो नाम क्या आता है? झालरापाटन। इस झालरापाटन के इतिहास की बात करेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें आपको यहां से मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई। उसके बाद देखो ये तो हो गया झालावाड़ राज्य। अब झालावाड़ राज्य की स्थापना हो गई, लेकिन याद रखना झालावाड़ जो नगर आता है, इस झालावाड़ की बात करें तो यहां पर एक झालावाड़ नगर भी आता है। और झालावाड़ जो नगर है मेरे दोस्तों इसकी स्थापना झालावाड़ राज्य से पहले हो जाती है। और झालावाड़ नगर की यदि हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इस झालावाड़ नगर की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1791 में हो गई थी। इसकी स्थापना जो की थी झाला जालिम सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो जवाब हो जाएगा झाला जालिम सिंह के द्वारा। तो इतनी सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ी कि भाई झालावाड़ की बात करें, इसका परिवहन कोड R17 आता है, इसका शुभंकर जो आता है मेरे दोस्तों ये आता है गागरोनी तोते। इसके उपनाम की बात करें राजस्थान का नागपुर, ब्रिज नगरी और झालाओं की भूमि या झालाओं की नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर ये जो झालावाड़ राज्य है या कहें रियासत जो है मेरे दोस्तों इसकी स्थापना राजा मदन सिंह के द्वारा 1838 में की गई थी। ये जो रियासत है ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी और राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत आती है। लेकिन याद रखना इसकी प्रारंभिक जो राजधानी आती है ये झालरापाटन आती है। लेकिन यहां पर जो झालावाड़ नगर आता है मेरे दोस्तों, उस झालावाड़ नगर की हम बात करें तो उसकी स्थापना जो है ये 1791 के अंदर झाला जालिम सिंह के द्वारा की गई थी। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, इसकी वर्तमान स्थिति के ऊपर आते हैं। हाँ जी, चलो अब आगे बढ़े मेरे दोस्तों। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसकी? इस झालावाड़ की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं कि वर्तमान में इसके साथ क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं।
अब हम बात करते हैं झालावाड़ की वर्तमान स्थिति की, बात करते हैं कि वर्तमान में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहली चीज यदि हम बात करें कि ये कौन से संभाग के अंदर आता है, तो इसका संभाग आ जाता है मेरे दोस्तों कोटा। कौन से संभाग के अंदर आता है? कोटा। और कोटा संभाग में आपको पता होगा कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आते हैं, तो कोटा संभाग का क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें कि ये जो झालावाड़ है मेरे दोस्तों ये कौन से भौतिक प्रदेश में आता है, तो इसके यदि हम भौतिक प्रदेश की बात करें तो सामान्यतः कोपेन का जो भौतिक प्रदेश है ये ज्यादा अपने एग्जाम में पूछा जाता है। और इस कोपेन के भौतिक प्रदेश के आधार पर बात करें तो ये पार्ट आता है मेरे दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के अंदर। किसमें आता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के अंदर आता है। और ये जो प्रदेश आता है ये मालवा का जो पठार आता है, मालवा का पठार, इस मालवा के पठारी भाग का हिस्सा आता है। मालवा कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। और ये मालवा का जो पठार का क्षेत्र आता है मेरे दोस्तों उसी पार्ट के अंदर आता है। अब ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के अंदर आता है। तो यदि यहां पर हम मिट्टी की बात करें कि यहां पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो याद रखना यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। और इस काली मिट्टी की बात करें क्योंकि इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का निर्माण जो है ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। और इस ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप यदि हम बात करें तो जो मिट्टी आई थी वो मिट्टी के साथ लोहांश की मात्रा आती है। इस लोहांश की वजह से यहां पर मिट्टी कैसी होती है? काली मिट्टी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें मेरे दोस्तों यहां से और क्या चीजें आती हैं, एक यदि हम बात करें यहां पर वर्षा की, तो वर्षा के साथ आपको दो चीजें पढ़नी है। पहली चीज याद रखना यहां पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले की बात करें तो वो जिला कौन सा आता है? झालावाड़। और एक चीज और याद रखना वर्षा के अंदर, राजस्थान में वर्षा की बात करें तो दो मानसून आती हैं। एक तो आती है अरब सागर की मानसून और दूसरी कौन सी आती है मेरे दोस्तों? दूसरी यदि हम बात करें वो आती है बंगाल की खाड़ी की मानसून। तो याद रखना जो बंगाल की खाड़ी की मानसून है, बंगाल की खाड़ी का मानसून का प्रवेश द्वार। हां जी मेरे दोस्तों, पूछा जाए कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है ये कहां से प्रवेश करता है, तो आपको ध्यान रखना भाई ये कहां से प्रवेश करता है? इसी झालावाड़ से प्रवेश करता है। और अरब सागर का मानसून कहां से प्रवेश करता है? तो राजस्थान के सबसे दक्षिणतम जिले बांसवाड़ा से प्रवेश करता है भाई। उसके बाद यदि हम बात करें ये यहां पर होगी। उसके बाद यदि हम और चर्चा यहां पर चीजें करें, इसके अलावा और यदि हम बात करें मेरे दोस्तों तो इस बांसवाड़ा की, इस झालावाड़ की सीमा रेखा की बात करें कि भाई इस झालावाड़ की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, कितने राज्यों के साथ लगती है। देखना यहां पर जो जिला आता है, जिले का नाम आता है बारा और यहां पर जिला आता है कोटा। तो इसकी सीमा दो जिलों के साथ लगती है, बारा और कोटा के साथ। और इधर जो राज्य आता है वो राज्य आता है मध्य प्रदेश। और इस मध्य प्रदेश के साथ आप यहीं से एक चीज और याद रख लेना कि मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो जिला हो जाएगा झालावाड़। हां जी मेरे दोस्तों, इस मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आता है? तो जिला कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ जिला आ जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा इस झालावाड़ की हम बात करें और देखो यहां से एक राजस्थान के अंदर हम बात करें तो न्यूनतम आंधियों वाला जिला, राजस्थान के अंदर न्यूनतम आंधियों वाला जिला भी कौन सा आता है? तो जवाब होगा झालावाड़। आपको अच्छे से पता है राजस्थान में सबसे अधिक जो आंधियां कहां पर चलती हैं? गंगानगर के अंदर। और न्यूनतम आंधियां कहां पर आती है मेरे दोस्तों? तो जवाब क्या हो जाएगा? झालावाड़। एक और याद रखना, राजस्थान यदि हम न्यूनतम आंधियों वाला जिला हो गया, एक अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले दिनों वाला जिला। हां जी मेरे दोस्तों, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा के दिन किस जिले के अंदर आते हैं? तो झालावाड़ के अंदर आता है, लगभग 40 से 45 दिन। और न्यूनतम आंधियों वाला जिला आता है, लगभग 3 से 4 दिन यहां पर आंधियां चलती हैं। तो सीधा स्टेटमेंट पूछा जाएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कितने दिन भाई कितने दिन नहीं। तो न्यूनतम आंधियों वाला जिला झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा के दिनों वाला जिला कौन सा आता है? तो वो भी हो जाएगा झालावाड़। तो मेरे दोस्तों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं भाई।
मैं टेक्निकल टीम एक बार इनको पैनल दिखा दिया करो। हाँ जी मेरे दोस्तों, अब देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन आगे बढ़े हैं भाई। उसके बाद में यहां पर कुछ अपोहा तंत्र की बात करते हैं, कुछ नदियों की हम बात करते हैं कि भाई यहां की कुछ अपोहा तंत्र और कुछ नदियों की हम चर्चा करें। तो सबसे पहले यहां पर हम कुछ पहाड़ियों की बात करते हैं। समझना यहां से इस क्षेत्र विशेष के अंदर यहां पर यह जिला आता है बारां, ये जिला आता है कोटा, इधर बूंदी और झालावाड़। तो मेरे दोस्तों याद रखना, यहां पर इस बूंदी बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़ इस प्रकार से कुछ पहाड़ियां हैं, इस प्रकार से कुछ पहाड़ियां हैं। और ये जो पहाड़ियां कहलाती हैं, इन पहाड़ियों को कहा जाता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है भाई? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, इनके कई नाम आते हैं। जैसे एक नाम तो आता है रामगढ़ की पहाड़ियां, एक नाम तो कौन सा आता है? रामगढ़ की पहाड़ियां। ये पूरी की पूरी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। ऐसे लिख देता हूं यहां पर मैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। हाँ जी मेरे दोस्तों, यही तो अपने काम की चीजें आती हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। इसका एक हिस्सा तो आता है रामगढ़ की पहाड़ियां, एक आ जाता है मेरे दोस्तों बूंदी की पहाड़ियां, एक हिस्सा आता है बूंदी की पहाड़ियां। और इसी अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बात करें तो एक हिस्सा आ जाता है भाई यहां पर किसकी? कुंडला की पहाड़ियां। ये कुंडला की पहाड़ियां कहां पर है? कोटा के अंदर है। एक आ जाती है कुंडला की पहाड़ियां। और इस कुंडला की पहाड़ियों के बाद, कोटा के बाद, इस कोटा और झालावाड़ के अंदर ये जो हिस्सा है, समझना यहां से, यहां पर जो हिस्सा आता है, इस हिस्से की बात करें, इन पहाड़ियों को कहा जाता है मेरे दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां। इनको क्या कहा जाता है? मुकुंदरा हिल्स कहा जाता है। हाँ जी, यहीं से बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसे क्या कहा जाता है? मुकुंदरा हिल्स कहा जाता है। अगली चीज, दूसरा, अब देखो इस मुकुंदरा हिल्स के उत्तर में या इस भाग के अंदर यहां पर पठारी भाग आता है। यहां पर पठारी भाग है। इस पठार को कहा जाता है झालावाड़ का पठार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? झालावाड़ के पठार के नाम से जानते हैं। और इस झालावाड़ के पठार के दक्षिण में ये जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये जो क्षेत्र है, ये कुछ उच्च भूमि है। ये क्षेत्र जो है, याद रखना, ये क्षेत्र कुछ उच्च भूमि क्षेत्र आती है। और इस उच्च भूमि क्षेत्र को कहा जाता है डग गंगाधर क्षेत्र। इसको क्या कहा जाता है? डग गंगाधर क्षेत्र। तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाए कि भाई डग गंगाधर क्षेत्र कहां पर है, तो झालावाड़ के अंदर आ जाती है मेरे दोस्तों। याद रखना, वो कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। और जो कहां पर है? तो झालावाड़ के दक्षिणी भाग के अंदर जो उच्च भूमि क्षेत्र आता है, इसे क्या कहा जाता है? डग गंगाधर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगली चीज देखो यहां से, अब ये मुकुंदरा हिल्स आ गया, तो यहां पर इस मुकुंदरा हिल्स के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल यहां पर पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहां से आगे चलेंगे भाई, क्या क्या चीजें आ जाती है इस मुकुंदरा हिल्स के साथ। तो सबसे पहली चीज याद रखना, वर्ष 2003 की बात करें, इसका नाम जो पहले इसका नाम आता था दर्रा अभ्यारण्य। इसका नाम क्या आता था? दर्रा अभ्यारण्य। और वर्ष 2003 की बात करें तो वर्ष 2003 में इसका नाम दर्रा अभ्यारण्य से क्या कर दिया गया था? राजीव गांधी अभ्यारण्य। क्या कर दिया गया था मेरे दोस्तों? राजीव गांधी दर्रा या राजीव गांधी मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य कर दिया गया था। उसके बाद में वर्ष 2006 की बात करें, 2006 में इसका नाम कर दिया गया मुकुंदरा हिल्स। 2006 में इसका नाम क्या कर दिया गया? मुकुंदरा हिल्स। एक ये भी याद रखना, वर्ष 2012 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। क्या किया गया? इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया मेरे दोस्तों। और वर्ष 2013 की बात करें तो यहां पर टाइगर परियोजना का संचालन किया गया है। यहां पर टाइगर परियोजना का संचालन किया गया। तो ये सब चीजें जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीजें अपने ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। डग गंगाधर क्षेत्र पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों। ये मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर है? तो कोटा और झालावाड़ मैप में दिख रहा होगा। कोटा और झालावाड़ के अंदर आ जाती हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। ऐसे पूछा था अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को कोटा और झालावाड़ में क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा भाई? आपका जवाब हो जाएगा मुकुंदरा की पहाड़ियां कहा जाता है। ठीक है। और मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो ये चीजें आ जाती हैं। और इसी के अंदर पाए जाते हैं गागरोनी तोते। और इसी गागरोनी तोतों की बात करें तो इनको कहा जाता है हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है। और इसी गागरोनी तोतों की बात करें तो इनको क्या किया गया मेरे दोस्तों? इसी झालावाड़ का शुभंकर घोषित किया गया। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, फिर आगे चलने वाले हैं मेरे दोस्तों। हाँ जी, उसके बाद देखो आगे चलें भाई।
उसके बाद यदि हम बात करें और यहां से थोड़ी सी चीजें, तो देखो यहां से अगली चीज हम किसकी बात करते हैं, कुछ अपोहा तंत्र की बात करते हैं। और अपोहा तंत्र की बात करें, इस अपोहा तंत्र की बात करें मेरे दोस्तों, अपोहा तंत्र के अंदर क्या आता है, तो यहां पर आ जाती है नदियों की बात करें कि यहां पर प्रमुख रूप से नदियां कौन सी आती हैं, तो आपको एक तो याद रखनी है भाई काली सिंध नदी। एक तो कौन सी नदी याद रखनी है, काली सिंध नदी को याद रखना है। एक यहां पर आ जाती है मेरे दोस्तों परवन नदी के साथ आपको ध्यान में रखना है। और एक आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों कौन सी, आहू नदी। और एक आ जाती है चोली नदी। ये इस प्रकार से 4 नदियां यहां पर प्रमुख रूप से आ जाती हैं, जिनको आपको पढ़ना है, समझना है। अब कैसे आ जाती है, सबसे पहले यदि हम काली सिंध नदी की बात करें, तो काली सिंध नदी जो है मेरे दोस्तों ये निकलती है बागली, यहां से ये लिख दिया मैंने काली सिंध नदी, ये हो गई अपनी काली सिंध नदी। और ये जो काली सिंध नदी है ये बागली गांव से आती है। बागली गांव कहां पर है, मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश से काली सिंध आती है और उसके बाद कोटा, और कोटा के बाद आगे जाकर के और ये मिल जाती है किसके अंदर, चंबल के अंदर मिल जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये हो गई। उसके बाद यदि हम आगे बात करें मेरे दोस्तों, आहू एक नदी आती है, बाहिन नदी आती है आहू। और ये जो नदी आती है मेरे दोस्तों ये आती है मध्य प्रदेश से। नदी का नाम क्या हो गया, आहू। बस इसी को यहां से समझना है थोड़ा सा आपको। यहां से अपन बात करें, ये लो भाई एक नदी आ गई जिस नदी का नाम क्या हो गया, आहू। और ये आती कहां से है, मध्य प्रदेश से। अब कितनी सारी बातें यहां से समझनी है। देखो सबसे पहली चीज, इस काली सिंध और आहू नदी का जो संगम होता है, इस काली सिंध और आहू नदी का जो संगम होता है ना मेरे दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, सामेल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सामेल। पूछा गया है सामेल क्या होता है, तो काली सिंध और आहू नदी के संगम को क्या कहते हैं, सामेल कहा जाता है। एक आ जाता है भाई सामेला। एक क्या होता है, सामेला। तो शादी विवाह के अवसर के ऊपर अपने यहाँ राजस्थान के रीति रिवाज जो होते हैं, जब विवाह पक्ष में जो लड़का जो वाले हैं लड़की के जब घर पहुंचते हैं ना, तो आगे लड़की वाले के द्वारा जो स्वागत किया जाता है उसे कहा जाता है सामेला। कई तो आप लोगों ने में उस सामेला के दौर से गुजरे भी होंगे, कई तो सामेला को दौर में गुजर भी चुका होगा। तो हुन तो ढंगसू बेरो सामेला, लेकिन जो कई सामेला का दौर में गुजरनाड़ा है वह ध्यान रख लियो, सामेलो के वर सामेल के वह। तो सामेल क्या है भाई, सामेल काली सिंध व आहू नदी के संगम को क्या कहा जाता है, सामेल कहा जाता है। एक याद रखना, ये संगम कहां पर होता है, तो गागरोन के अंदर होता है। कहां पर, गागरोन के अंदर। और यहीं पर मेरे दोस्तों इसी दोनों नदियों के संगम पर यहां पर एक तो जल दुर्ग स्थित है, यहीं पर मेरे दोस्तों संत पीपा की छतरी स्थित है। यहां पर क्या है, संत पीपा की छतरी स्थित है। और यहीं पर मेरे दोस्तों याद रखना, यहीं पर ही मीठे शाह की क्या स्थित है, दरगाह स्थित है, इसी संगम के ऊपर। ठीक है। उसके बाद देखो यहां से इसी मध्य प्रदेश से इसी काली सिंध नदी में एक नदी और आती है जिसका नाम आता है चोली नदी। बस इस चोली नदी के साथ इतना ही याद रखना, इस चोली नदी के ऊपर एक परियोजना बनी हुई है जिसको क्या बोलेंगे, चोली परियोजना। तो एग्जाम में यदि ये पूछा जाए चोली परियोजना कौन से जिले में है, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों, झालावाड़। चोली परियोजना कहां पर है, झालावाड़ के अंदर है। और उसके बाद में एक नदी आती है भाई परवन नदी। एक नदी कौन सी आती है, परवन नदी आती है। ये लो जी एक नदी आ गई भाई इसके अंदर, परवन नदी की बात करें। और मेरे दोस्तों याद रखना, इस परवन नदी की बात करें तो इस काली सिंध और परवन नदी के संगम की बात करें तो यहां पर एक दुर्ग स्थित है जिसका नाम आता है मनोहर थाना। इसका नाम क्या आता है, मनोहर थाना दुर्ग। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो जल दुर्ग है ये कौन सी नदी के, हाँ भाई महारी। नरेश कुमार जी कह रहे हैं भाई मारी भी सुन लो, तो भाई नरेश जी बस यो लिखियो मिल दिखियो मन, तो मारी भी सुन लो। हाँ परवन नदी भी है सर, परवन भी है भाई, ठीक है हो गया। चलो चोली पहली बार सुना है, कोई नहीं भारती मीना सुन तो लियो, अब तो याद रख ली है ना। सर प्लीज फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी भी करवाओ ना भाई। यो अडंगो ना, ये जितना मैटर है ये सभी एग्जाम में आएगा, चिंता मत करो। चाहे फॉरेस्ट गार्ड की हो, चाहे आरएस की हो, चाहे एसआई की हो, चाहे रीट की हो, चाहे फर्स्ट लेवल हो, चाहे सेकंड लेवल हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, या कांस्टेबल हो, ये तो सभी के अंदर आने वाला, ये तो कभी बदलेगा नहीं। राजस्थान का जहां जीके होगा मेरे दोस्तों, ये जीके तो 100% वो ही आएगा। ठीक है भाई, वो तो आएगा भाई। चलो ठीक है। तो यहां पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई यदि पूछा जाए कि गागरोन जल दुर्ग कौन सी नदी पर है, तो मुख्य रूप से नदी कौन सी है, देखो काली सिंध। ये तो उसकी आहू सहायक है, तो एक तो नाम होगा काली सिंध, या क्या होगा मेरे दोस्तों,
काली सिंध या आहू नदी के काम पर होगा। पटवारी की हम मेरा भी नाम ले लो भाई, निकल गो तेरो नाम पढ़ियो को जय पहले निकल गो। और दूसरा यदि ऐसे आ जाए कि मनोहर थाना दुर्ग कौन सी नदी के संगम पर है, तो फिर काली सिंध और परवन नदी के संगम पे आता है। ये मेरे दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहां से उसके बाद आगे चलें। अब इस लास्ट मैप की बात करें, यहां से पुनः बात करें तो अब अंतिम रूप से क्या आता है, ये जो झालावाड़ की बात करें, इस झालावाड़ के अंदर मेरे दोस्तों याद रखना, यहां पर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचाई परियोजनाएं आती हैं। सर्वाधिक सिंचाई परियोजनाओं की बात करें कि पूरे राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई परियोजनाएं कहां पर हैं, तो आपका जवाब होगा झालावाड़ के अंदर। सबसे अधिक सिंचाई परियोजना कहां पर है, झालावाड़ के अंदर है। जैसे यदि हम बात करें, एक तो आ जाएगा नाम गागरोन सिंचाई परियोजना, एक तो कौन सी हो गई, गागरोन सिंचाई परियोजना, एक तो ये आ जाए भाई। जैसे एक आ जाए यहां से भीम सागर, एक कौन सी आती है मेरे दोस्तों, भीम सागर सिंचाई परियोजना की बात करें, हाँ भीम सागर सिंचाई परियोजना। एक आ जाए भाई यहां से छापी परियोजना, एक कौन सी आती है, छापी परियोजना आ जाती है। और एक लिख दिया मैंने यहां पर कौन सी, चोली परियोजना। मुख्य रूप से बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में ये नाम आता है, और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सिंचाई परियोजना, हाँ बस सर एक बार पक्का अर्जुन गुजर जी, भौतिक प्रदेश के साथ मैंने आपको कहा ना कि मंडे से अपनी राजस्थान डोज में बहुत सारा बदलाव होने वाला है, और वहां से हम लोग क्या करेंगे भाई, वहां से हर दिन हर पॉइंट के वाइज पॉइंट टू पॉइंट हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं, और पूरा का पूरा हम लोग मेरे दोस्तों वहां पर उसका डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर हो गया गागरोन सिंचाई परियोजना, भीम सागर सिंचाई परियोजना हो गई, यहां पर छापी परियोजना हो गई, और एक और कौन सी होगी, चोली परियोजना, ये यहां पर आती हैं। अब किसकी बात करें मेरे दोस्तों, अब ये जो झालावाड़ है ये तो हो गई यहां पर परियोजना ज्योग्राफी हिस्ट्रीकल्चर। अब यहां से इसके महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों की बात करते हैं। ये जो झालावाड़ है इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं, जो आपके एग्जाम में ऐसे की ऐसे आने वाले हैं। तो पूरे शिद्दत के साथ आपको पढ़ना है, आंख कान खोल के बैठो भाई, सांस थाम लो, यहां से बस 1 घंटे की बात है, सांस थाम के बैठो, नोटबुक अपने पास होनी चाहिए, और पूरी मेहनत के साथ अब पढ़ना है। यहां से सबसे पहले यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर क्या क्या चीजें आती हैं, यदि हम बात करें यहां से, जैसे एक तो यहां पर आ जाता है भाई चंद्रभागा, एक तो यहां पर आता है मेरे दोस्तों चंद्रभागा पशु मेला, एक तो यहां पर क्या लगता है, चंद्रभागा पशु मेला। और ये चंद्रभागा पशु मेला लगता कहां पर है, तो झालरापाटन के अंदर लगता है। इस झालरापाटन की बात करें तो इसे घंटियों का शहर, क्या कहते हैं इसको, घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाए चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है, झालावाड़ के अंदर झालरापाटन में लगता है। एक याद रखना मेरे दोस्तों, ये नदी किस नदी के किनारे पर लगता है, तो जवाब हो जाएगा चंद्रभागा नदी के किनारे पर। छोटी सी नदी यहां पर आती है, कब लगता है, तो आपका जवाब हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को। ये मेला कब लगता है भाई, कार्तिक पूर्णिमा को। और आपको ये भी पता है अजमेर के अंदर जो व्यापुष्कर है वहां पर भी मेला कब लगता है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और बीकानेर के अंदर हम कोलायत की बात करें तो वहां पर भी मेला कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। एक यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, ये जो चंद्रभागा का पशु मेला है, इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, हाड़ौती का सुरंगा मेला के नाम से भी जाना जाता है। और एक याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पर ये जो है ये राज्य स्तरीय पशु मेला है। ये कैसा मेला है, ये राज्य स्तरीय पशु मेला है, अर्थात राजस्थान सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इस पशु मेले की यदि हम बात करें तो यहां पर मालवी जो नस्ल आती है मेरे दोस्तों, इस मालवी नस्ल की जो गायें हैं, गाय व बैल जो है यहां पर सबसे अधिक इनका क्रय और विक्रय किया जाता है। और याद रखना इस मालवी नस्ल की यदि हम बात करें तो इसका प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो इसके प्रजनन केंद्र की बात करें तो इसका प्रजनन केंद्र कहां पर है भाई, डग झालावाड़ के अंदर। कहां पर है, डग झालावाड़ के अंदर। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए। चंद्रभागा पशु मेला कहां पर है, झालावाड़ के अंदर भी है। हाँ गोमती सागर भी लगता है भाई, ये चंद्रभागा नदी के किनारे पर है। कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, इसका आयोजन राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। ये राज्य स्तरीय पशु मेला है जहां पर मालवी नस्ल जो है उसकी गाय और बैल जो है उनका क्रय और विक्रय किया जाता है। एक याद रखना मेरे दोस्तों, तो यहां से जब मालवी नस्ल की बात आ गई तो आपके कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके इन्वेस्टिगेटर का एग्जाम हो सकता है, और उस इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम की बात करें तो वहां पर पशुओं से संबंधित आंकड़े आते हैं। तो पूछ लेते हैं भाई मालवी नस्ल का प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो डग झालावाड़ के अंदर है भाई। एक जगदीश निठारवाल जी कह रहे सर पीडीएफ कहां पर मिलेगी
नेमावत जगदीश नेमावत जी कहां पर मिलेगी, तो कमेंट्स बॉक्स में जब आप जाओगे तो वहां पर उत्कर्ष के टेलीग्राम लिंक के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे दोस्तों। चलो ये हो गया चंद्रभागा का मेला। इसके अलावा और यहां पर क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, उसकी यदि हम बात करें, एक यहां पर आ जाता है मेरे दोस्तों गोमती सागर। एक यहां पर क्या आता है, गोमती सागर पशु मेला। एक यहां पर है भाई गोमती सागर पशु मेला। और गोमती सागर पशु मेले की बात करें, इसका आयोजन भी जो है ये झालरापाटन में होता है। कहां पर होता है इसका आयोजन, झालरापाटन के अंदर होता है। और ये कब लगता है, तो याद रखना ये मेला जो है ये बैसाख पूर्णिमा को, इस मेले का आयोजन कब किया जाता है, बैसाख पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। ये जो याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो मेला है यहां पर यदि हम बात करें तो ये भी चंद्रभागा नदी के किनारे पर है। चंद्रभागा नदी के किनारे पर इसका आयोजन होता है। और इसकी एक विशेषता आती है कि ये जो गोमती सागर पशु मेला है, यदि हम बात करें तो ये हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला, हाँ जी मेरे दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा गोमती सागर पशु मेला। और ऐसा आ जाए कि भाई यहां पर हाड़ौती क्षेत्र में मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा आता है, तो चंद्रभागा पशु मेला। और इस पटवार की बात करें मेरे दोस्तों, तो वहां पर मेले इन स्टैटिक जीके से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो उसके बाद हम और बात करें भाई यहां पर और क्या क्या चीजें आ जाती हैं मेरे दोस्तों, तो एक हम बात करें यहां पर आ जाती है संत पीपा की छतरियां। एक यहां पर क्या है भाई, संत पीपा की छतरी भी हैं। ये भी कहां पर है, गागरोन के अंदर है। संत पीपा की छतरियां कहां पर है मेरे दोस्तों, गागरोन के अंदर है। गागरोन का जो दुर्ग है वहां पर आते हैं संत पीपा की छतरियां। और याद रखना ये जो संत पीपा की बात करें, इनका मूल जो नाम आता है, इनके मूल नाम की बात करें कि भाई इनका मूल नाम क्या आता है, तो प्रताप सिंह खींची। इनका मूल नाम क्या आता है, प्रताप सिंह जो खींची है, ये इनका मूल नाम आता है। और ये गागरोन के शासक हुआ करते थे। और एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है, ये जो संत पीपा जी हैं ये दर्जी समाज के, किसकी बात करें, दर्जी समाज के आराध्य हैं। क्या है मेरे दोस्तों, दर्जी समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। इसके अलावा और हम बात करें तो इस गागरोन दुर्ग में आपको पता होगा संत पीपा की छतरी भी है। तो मेरे दोस्तों यहां पर मीठे शाह की दरगाह भी है। तो एक याद रखना, मीठे शाह के उर्स की बात करें, एक यहां पर क्या लगता है मेरे दोस्तों, गागरोनी उर्स। एक यहां पर आता है गागरोनी उर्स का मेला भी लगता है इसी गागरोन के दुर्ग के अंदर। और ये जो मीठे शाह का उर्स कहां लगता है, तो आपका जवाब हो जाएगा गागरोन दुर्ग के अंदर लगता है। गागरोन दुर्ग में क्या आती है, तो यहां पर आती है मीठे शाह की दरगाह। यहां पर क्या आती है मेरे दोस्तों, मीठे शाह की दरगाह आती है। और ये जो दरगाह आती है इसकी बात करें तो इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है ये औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। औरंगजेब जो था इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। और यहां पर जो उर्स लगता है ये लगता है भाई ज्येष्ठ शुक्ल को। ये कब लगता है, ज्येष्ठ शुक्ल एकम को लगता है, प्रतिपदा को लगता है। सामान्यतः ये जो है यहाँ पर जो चांद की जो कलाएं होती हैं उनके ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो यहां से तो संत पीपा की छतरी ये भी गागरोन के दुर्ग के अंदर है। संत पीपा का मूल नाम आता है प्रताप सिंह खींची, दर्जी समाज के आराध्य देव है। मेरे दोस्तों सीधा पूछा जा सकता है यहां से। और यदि हम बात करें भाई यहां से गागरोनी उर्स की बात करें तो गागरोन के दुर्ग में लगता है। कहां लगता है, तो मीठे शाह की दरगाह पे लगता है। और इस मीठे शाह की दरगाह की बात करें तो इसका निर्माण जो है ये औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। यहां पर उर्स कब लगता है, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकम को लगता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं भाई। अब देखो और यहां पर बात करें तो और क्या क्या चीजें आ जाती हैं मेरे दोस्तों, तो एक यहां पर आता है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। एक यहां पर क्या आता है, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर आता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, शीतलेश्वर महादेव के मंदिर की बात की जाती है। ये जो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है मेरे दोस्तों, इसे चंद्रमौलीश्वर, इसकी क्या बात करें, इसे चंद्रमौलीश्वर मंदिर, चंद्रमौलीश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यदि हम बात करें यहां पर तो मेरे दोस्तों एक याद रखना, ये अर्ध नारीश्वर मंदिर है। ये अर्धनारीश्वर मंदिर है मेरे दोस्तों। और अर्धनारीश्वर मंदिर का मतलब है कि आधा भगवान शिव आता है
और आधे में क्या आती है, पार्वती मां आती है। इसका मतलब याद रखना ये अर्धनारीश्वर मंदिर आता है। और यदि हम बात करें इस शीतलेश्वर महादेव मंदिर की बात करें मेरे दोस्तों, ये है कहां पर, तो ये भी झालरापाटन के अंदर है। कहां पर है, ये झालरापाटन के अंदर है। और इसका जो निर्माण है, इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण जो है ये 689 ईस्वी में, इसका निर्माण कब हुआ, 689 ईस्वी में हुआ था। और ऐसा आज तक इससे पुरानी कोई तिथि का अंकित मंदिर मिला ही नहीं। तो याद रखना यह सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर माना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर कौन सा आ जाता है, तो जवाब क्या होगा, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर या चंद्रमौलीश्वर महादेव का मंदिर या अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर या अर्धनारीश्वर मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। और ये झालरापाटन है, इसका निर्माण कब हुआ था, 689 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं भाई। उसके बाद देखो और यहां पर क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, तो और यदि हम चर्चा करें तो वो आ जाता है पद्मनाभ मंदिर। एक आता है मेरे दोस्तों यहां पर पद्मनाभ मंदिर, एक यहां पर आता है पद्मनाभ मंदिर आता है, या उसे वैष्णव मंदिर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, वैष्णव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब इस पद्मनाभ मंदिर की विशेषता की बात करें तो इसे किसकी बात करें मेरे दोस्तों, इसकी बात करें तो 7 सहेलियों का मंदिर, इसकी बात करें तो इसे 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से, 7 सहेलियों का मंदिर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, 7 सहेलियों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। और एक हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं, किसकी, कर्नल जेम्स टोड की बात करें मेरे दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये जो मंदिर था इसको क्या कहा गया, तो इसे कहा गया था 4 भुजा मंदिर। हाँ जी, कर्नल एग्जाम में पूछा जाए कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किस मंदिर को 4 भुजा मंदिर कहा गया, तो किसको कहा गया भाई, पद्मनाभ का मंदिर। और एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 7 सहेलियों का मंदिर कौन सा है या 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर है, तो ये कहां पर है, झालावाड़ के अंदर, झालरापाटन के अंदर। और 7 सहेलियों की बावड़ी कहां पर है, तो ये उदयपुर के अंदर आती है। सर मेरे 10 जोधपुर और 1 कोटा है भाई, क्या हुआ, एग्जाम क्या करूं भाई, एग्जाम 10 कोटा 10 जोधपुर 1 कोटा, कोई बात नहीं भाई, जब भी हैं जहां भी हैं वो देने ही पड़ेंगे मेरे भाई, जहां भी एग्जाम है वो तो देने ही पड़ेंगे मेरे दोस्तों। और याद रखना एक यहां पर इस पद्मनाभ मंदिर की बात करें तो यहां पर भगवान जो शिव हैं इनकी तांडव करते हुए मूर्ति है, तांडव मूर्ति यहां पर रखी हुई है। यहां पर मूर्ति कैसी रखी हुई है, तांडव मूर्ति यहां पर रखी हुई है मेरे दोस्तों। तो बस इतना ही आपको इसके साथ याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। पद्मनाभ मंदिर 7 सहेलियों का मंदिर कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा क्या कहा गया, तो इसे 4 भुजा मंदिर के बारे में कहा गया मेरे दोस्तों। और याद रखना ये यहां पर शिव की तांडव करती मूर्ति भी रखी हुई है। उसके बाद आगे बढ़े मेरे दोस्तों, उसके बाद इस उदयपुर, यदि हम झालावाड़ की बात करते हैं, झालावाड़ की जो आन बान शान है उसकी हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। और वो चर्चा क्या आती है मेरे दोस्तों, वो चर्चा आ जाता है यहां पर गागरोन दुर्ग। किसकी बात करें मेरे दोस्तों, गागरोन दुर्ग की बात करते हैं। और यहां से इस गागरोन दुर्ग को मेरे दोस्तों अच्छे से समझ लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। पहली चीज, ये जो गागरोन का दुर्ग ये किस नदी के किनारे पर, तो आपका जवाब हो जाएगा ये जो दुर्ग है मेरे दोस्तों ये काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर है। और एक नाम पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा, ये काली सिंध नदी के किनारे पर है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, इस गागरोन दुर्ग के अंदर क्या है, तो यहां पर मीठे शाह की दरगाह है। क्या है यहां पर, मीठे शाह की दरगाह है। और इस मीठे शाह की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यहां पर क्या है, तो मेरे दोस्तों याद रखना, एक यहां पर संत पीपा की छतरियां हैं। यहां पर क्या है, संत पीपा की छतरियां यहां पर स्थित हैं। हाँ जी मेरे दोस्तों, संत पीपा की छतरियां यहां पर स्थित हैं। एक हम बात करें इस गागरोन दुर्ग का जो दरवाजा है, इस गागरोन दुर्ग का जो दरवाजा है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बुलंद दरवाजा। इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो जवाब हो जाएगा बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद मेरे दोस्तों याद रखना, यहां से इंपॉर्टेंट चीज जो आपने पहली बार पढ़ रहे होंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। और वो क्या आती है मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है शिवदास गांडव, जिसका नाम आता है मेरे दोस्तों शिवदास गांडव की बात की जाती है। ये जो शिवदास गांडव जी जो है, शिवदास गांडव की यदि हम बात करें या गार्डन की, शिवदास गार्डन की हम बात करें, गार्डन
हाँ, शिवदास गार्डन की हम बात करें तो ये जो शिवदास गार्डन है मेरे दोस्तों, इनके द्वारा अचलदास खींचीरी वचनिका, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, ग्रंथ लिखा गया था अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका। हाँ जी मेरे दोस्तों, आपको पढ़ा था ना, मैंने बताया था कि अचलदास जो संत पीपा की बात करें, इनकी बात करें, अचलदास खींची जो थे ना, ये गागरोन के दुर्ग थे मेरे दोस्तों। और याद रखना ऐसा एग्जाम में आ जाए कि अचलदास खींचीरी वचनिका जो किसके द्वारा लिखी गई, तो शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई। और ये कहां पर लिखी गई, तो लिखी कहां पर गई थी मेरे दोस्तों, इसी गागरोन दुर्ग के अंदर लिखी गई थी। और यदि हम बात करें भाई यहां पर क्या आ जाती हैं, तो मेरे दोस्तों एक याद रखना, एक व्यक्ति था जिसका नाम आता है पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम आता है, पृथ्वीराज राठौड़। और इस पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा भी यहां पर बेली किशन रुक्मणी ख्यात, क्या नाम आता है मेरे दोस्तों, बेली किशन रुक्मणी रिख्यात, वो भी कहां लिखी गई थी, इसी गागरोन के दुर्ग के अंदर लिखी गई थी मेरे दोस्तों। याद रखना यहां से, तो शिवदास गार्डन के द्वारा अचलदास खींचीरी वासनिका ये इस गागरोन दुर्ग के अंदर लिखी गई, और पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा बेली किशन रुक्मणी जो ख्यात आती है मेरे दोस्तों, ये भी कहां पर लिखी गई, इसी गागरोन दुर्ग के अंदर लिखी गई थी। और याद रखना इस गागरोन दुर्ग के अंदर मेरे दोस्तों 2 साके भी होते हैं, यहां पर 2 साके भी होते हैं। और ये 2 साकों का इतिहास क्या है, तो वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। पहला जो साका होता है मेरे दोस्तों, ये 1423 में होता है। प्रथम साखे की बात करें तो पहला जो शाखा है ये 1423 के अंदर होता है। कब होता है, 1423 के अंदर होता है, अल्पखा गोरी और अचलदास खींची के मध्य। अल्पखा गोरी व्यक्ति का नाम था, अल्पखा गोरी, और वर्सेज अचलदास खींची जो यहाँ के राजा थे, इनके मध्य युद्ध होता है, और अचलदास खींची जो है मेरे दोस्तों यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। तो याद रखना पहला जो साका है ये तो कब हुआ था, 1423 के अंदर। और यदि हम दूसरे साखे की बात करें भाई, दूसरा साका कब हुआ था, तो ये हुआ था मेरे दोस्तों 1444 के अंदर। कब हुआ, 1444 में हुआ था। और किसके द्वारा, मोहम्मद खिलजी। और ये ना आ जाता है मेरे दोस्तों मोहम्मद खिलजी। ये मोहम्मद खिलजी की बात करें तो थे कौन भाई, ये मांडू के शासक थे, और पालहनसी वर्सेज आ जाता नाम पालहनसी के मध्य हुआ था। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। क्या क्या हमने पढ़ा मेरे दोस्तों, हमने यहां से पढ़ा इस गागरोन दुर्ग जो है ना, ये 100% एग्जाम में क्वेश्चन लेके जाता है। पहला, ये गागरोन दुर्ग है कैसा, तो ये जल दुर्ग है भाई। कैसा दुर्ग है, ये जल दुर्ग है। इस किस नदी पर है, तो काली सिंध नदी पर है। संगम पूछा चाहे तो आहू और दोनों नदियों के संगम को क्या कहा जाता है, दोनों नदियों के संगम को कहा जाता है सामेल। यहां पर मीठे शाह की दरगाह है, यहां पर संत पीपा की छतरी है, इसका दरवाजा उसे कहा जाता है बुलंद दरवाजा। याद रखना यहां पर शिवदास गार्डन के द्वारा अचलदास खींचीरी वचनिका लिखी गई थी यहीं पर। और यहीं पर इसी दुर्ग के अंदर मेरे दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा बेली किशन रुक्मणी ख्यात यहां पर लिखी गई थी मेरे दोस्तों। और एक याद रखना यहां से क्या, इसके अंदर 2 साके थे। पहले साका 1423 में अल्पखा गोरी और अचलदास खींची के मध्य था, और दूसरा 1444 के अंदर मेरे दोस्तों मोहम्मद खिलजी वर्सेज पालहनसी का नाम आता है। तो देखो कितनी सारी चीजें हैं हम लोगों ने यहां पर निकाली हैं भाई। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और 100% मेरे दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। चलो अब आगे बढ़े भाई। उसके बाद इसी झालावाड़ की और हम इंपॉर्टेंट बात करें कि भाई झालावाड़ के अंदर और क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो एक यहां पर आता है मेरे दोस्तों सूर्य मंदिर। इस झालावाड़ के अंदर क्या है, सूर्य मंदिर आ जाता है। और ये सूर्य मंदिर भी कहां पर है, झालरा पाटन के अंदर है। कहां पर है, झालरा पाटन के अंदर है। और यह कहा जाता है कि सूर्य मंदिर में भगवान जो शिव हैं, किसकी बात करें मेरे दोस्तों, भगवान जो शिव हैं उनकी बात करें तो सूर्य भगवान का था। यदि हम बात करें तो यहां पर याद रखना सूर्य भगवान जो है, इस सूर्य भगवान घुटने तक जूते पहने हुए हैं। ये भी कई बार पूछा गया कि भाई सूर्य भगवान के द्वारा घुटनों तक जूते पहने हुए जो मंदिर है ये कहां पर है, तो झालावाड़ के अंदर है। तो सूर्य मंदिर यहां पर। और क्या जाता है मेरे दोस्तों, यहां पर एक आ जाता है यहां पर चांद खेड़ी के जैन मंदिर। एक यहां पर है चांद खेड़ी के
एक यहाँ पर चांद खेड़ी के जैन मंदिर आ जाते हैं मेरे दोस्तों, और ये कहाँ पर हैं तो जवाब हो जाएगा चांद खेड़ी के अंदर। चांद खेड़ी के जैन मंदिर कहाँ पर है, चांद खेड़ी के अंदर है। और याद रखना ये जो चांद खेड़ी के जैन मंदिर है मेरे दोस्तों, ये किसको हैं तो जैन धर्म के जो आराध्य थे आदिनाथ, ये किससे संबंधित है मेरे दोस्तों, आदिनाथ से संबंधित हैं। ये किससे संबंधित हैं, आदिनाथ, भगवान आदिनाथ से संबंधित आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा एक यहां पर दुर्ग आ जाता है मेरे दोस्तों, जिसका नाम आता है नवलखा दुर्ग। हाँ जी, नवलखा दुर्ग भी आता है, और ये कहां पर है तो झालरा पाटन के अंदर है। तो देखो यहां से सूर्य मंदिर झालरा पाटन के अंदर है, चांद खेड़ी के जैन मंदिर है, और नवलखा दुर्ग भी कहां पर है तो ये भी झालावाड़ के अंदर आ जाता है। हाँ, यूनेस्को में शामिल किया गया वर्ष 2013 में। राइट, क्या बात है, क्या सही जानकारी दी भाई। 2013 यूनेस्को में शामिल। हाँ जी मेरे दोस्तों, वर्ष 2013 यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया इस गागरोन के दुर्ग को। 100%, क्या बात है। चलो हो गए यहां तक, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। और क्या क्या चीजें आती हैं तो इस झालावाड़ के अंदर मेरे दोस्तों और क्या क्या चीजें हैं उनकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं भाई। और क्या क्या चीजें यहां पर आ जाते हैं तो एक आ जाते हैं यहां पर, मैंने आपको बताया था मनोहर थाना दुर्ग, एक आ जाता है मनोहर थाना दुर्ग। हाँ जी मेरे दोस्तों, और ये कहां पर है तो याद रखना ये जो मनोहर थाना दुर्ग है ये काली सिंध और परवन नदी के संगम पर है। कहां पर है, काली सिंध और परवन नदी जो आती है इस नदी के संगम के ऊपर क्या स्थित है, मनोहर थाना दुर्ग है। और इस मनोहर थाना दुर्ग की बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है मेरे दोस्तों, इस मंदिर के अंदर भीलों की, यहां पर याद रखना भीलों की आराध्य देवी, भीलों की आराध्य देवी विश्वमती की बात करें, किसकी, विश्वमती का मंदिर है। हाँ जी मेरे दोस्तों, विश्ववंती का मंदिर आता है, क्या बात है। तो भीलों की जो आराध्य देवी है विश्ववंती, उनका मंदिर भी कहां पर है मेरे दोस्तों, ये यहां पर आता है। हम अनुयायी हैं, क्या बात है। आप सभी का भाई धन्यवाद, आप सभी जुड़ते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहूंगा आप लोग अच्छे से तैयारी करो, हर चीज को आप अच्छे से तैयारी करो भाई, ठीक है। चलो तो यहां पर मनोहर थाना दुर्ग, यदि नदियां पूछी जाती हैं मेरे दोस्तों, हिस्ट्री के साथ पूछ ली जाती हैं, ये ज्योग्राफी के साथ भी पूछ ली जाती हैं, तो ये भी याद रखना। और यदि याद रखना कि ये विश्ववंती जो है ये किसकी आराध्य देवी है तो भीलों की आराध्य देवी की बात की जाती है। उसके बाद मेरे दोस्तों एक यहां पर आ जाती है भवानी नाट्यशाला, एक यहां पर क्या आ जाती है भवानी नाट्यशाला। और बताओ एग्जाम में पूछी गई कि नहीं पूछी गई, बहुत बार पूछी गई है भवानी नाट्यशाला, तो बहुत बार पूछी गई है। ये कहां पर है भवानी नाट्यशाला मेरे दोस्तों, तो ये कहां पर है, इसकी बात करें तो ये भी तो झालावाड़ के अंदर ही है। और इस भवानी नाट्यशाला की यदि हम स्थापना की बात करें कि भाई इसकी स्थापना कब हुई तो आपको पता होगा, इसकी स्थापना जो है मेरे दोस्तों वर्ष 1921 में हुई थी, यहाँ के राजा भवानी सिंह के द्वारा, यहाँ के राजा भवानी सिंह के द्वारा। और याद रखना ये जो भवानी नाट्यशाला है ये ओपेरा म्यूजिक पर, किस पर, ओपेरा संगीत पर आधारित है, ओपेरा संगीत पर आधारित है। हाँ, ओपेरा में सुना होगा ना, ऐसे वो ऐसे सुर सा बना लेते हैं, ओपेरा संगीत, वो एक शब्द को बहुत लंबा बोलते हैं, उसे कहा जाता है ओपेरा संगीत। तो भवानी नाट्यशाला की बात करें झालावाड़ के अंदर, स्थापना वर्ष 1921 में। ये डेट मेरे दोस्तों कई बार अध्ययन बोर्ड में पूछी गई है, पटवारी में पूछी जा सकती है। और भवानी सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और किस पर आधारित है तो ये ओपेरा संगीत के ऊपर आधारित है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी, चलो उसके बाद देखो इस झालावाड़ के अंदर और क्या क्या चीजें आ जाते हैं। और हम झालावाड़ की बात करें कि भाई यहां पर क्या क्या चीजें आ जाती हैं तो एक आता है मेरे दोस्तों यहां पर कोलवी की गुफाएं, एक क्या आ जाती है यहां पर, कोलवी की गुफाएं आ जाती हैं। पहली चीज इन कोलवी की गुफाओं की बात करें तो इनका संबंध जो आता है ये बौद्ध धर्म से आता है। एक याद रखना यहां पर टोटल 35 गुफाएं हैं, यहां पर टोटल कितनी गुफाएं हैं, 35 गुफाएं हैं। और ये कहां कहां पर हैं तो आपके जवाब हो जाएंगे कोलवी के अंदर है। एक तो क्या नाम आता है मेरे दोस्तों कोलवी, एक आ जाता है क्याशरा, ये नाम ये अध्ययन बोर्ड में ये पूछा गया हुआ है। ये कोलवी के साथ तो आप लोग बता दोगे, कोलवी की बौद्ध गुफाएं कहां पर हैं ये तो आप बता दोगे मेरे दोस्तों, लेकिन यदि याद रखना सनीला, ठीक है,
कयासरा जो है ना, ये पूछा गया है कि कयासरा क्यों फेमस है। तो कयासरा क्यों फेमस है मेरे दोस्तों, यहां पर 35 बौद्ध गुफाएं मिली हैं, इसके लिए ये फेमस आता है, याद रखना। और याद रखना, इसी कोलवी की जो गुफाएं हैं 35 गुफाएं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का अजंता एलोरा। क्या कहते हैं इसको, राजस्थान का अजंता और एलोरा कहा जाता है। अजंता एलोरा के नाम से जाना जाता है कोलवी की गुफाओं की। उसके बाद यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, एक यहां पर क्या जाता है, तो एक आपको पता होगा, इस काली सिंध की बात करें, इस काली सिंध के अंदर थर्मल पावर प्लांट है। यहां पर काली सिंध में क्रिटिकल, यहां पर मेरे दोस्तों काली सिंध क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट भी है, थर्मल पावर प्लांट भी है। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये भी याद रखना कि ये कहां पर है, झालावाड़ के अंदर है। पूछा जाए कि काली सिंध थर्मल क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, कई बार एग्जाम में याद रखना, राजस्थान में 6 क्रिटिकल पावर प्लांट आते हैं, तो उन 6 क्रिटिकल पावर प्लांट को भी आपको ध्यान में रखना। उनमें से एक क्रिटिकल पावर प्लांट कहां पर आता है, तो काली सिंध क्रिटिकल पावर प्लांट आता है। और इस काली सिंध क्रिटिकल पावर प्लांट की बात करें तो यहां पर 2 इकाई है मेरे दोस्तों, और हर एक इकाई की उत्पादन क्षमता जो है ये 600 मेगावाट है। 2 इकाइयां हैं और हर एक इकाई की उत्पादन क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट आती है। तो ये भी आप लोग इसको भी उतार लेना भाई, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। इस झालावाड़ से महत्वपूर्ण कुछ चीजें और यहां पर बच गई हैं, उनकी भी हम बात करते हैं भाई। हाँ भाई, पवन भारूपाल, हाँ भाई जीत गए, पवन पहचान गया। हाँ, मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है पवन, जान गया भाई, गंगानगर से संबंध रखता है तो जान गया भाई। धन्यवाद सभी को। अब देखो, और हम बात करें मेरे दोस्तों, इस झालावाड़ के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं। इस झालावाड़ की यदि हम बात करें तो आपको पता हो, यहां पर मेरे दोस्तों एक तो इसके अंदर झालावाड़ के अंदर चूना पत्थर, इस झालावाड़ के अंदर मेरे दोस्तों एक तो चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है, और एक यहां पर मेरे दोस्तों बालू का पत्थर, इस बालू का पत्थर का भी उत्पादन किया जाता है। इस झालावाड़ में चूना पत्थर और बालू का पत्थर का भी उत्पादन किया जाता है। और ये कहां पर होता है, तो 2 क्षेत्र प्रमुख रूप से आते हैं इसके लिए, और वो क्षेत्र कौन कौन से आ जाते हैं, तो पच पहाड़ और डग क्षेत्र। पच पहाड़ प्लस डग क्षेत्र। अब देखो, डग क्षेत्र तो आपको पता लग गया, डग गंगाधर क्या है, डग गंगाधर क्या है, इस झालावाड़ का दक्षिणी भाग जो उच्च भाग आता है उसे क्या आता है, क्या कहते हैं, डग गंगाधर क्षेत्र। लेकिन ये पच पहाड़ पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पच पहाड़ कहां पर है, तो आपका जवाब क्या होगा, झालावाड़ में। यहां से कौन से खनिजों का उत्पादन किया जाता है, तो चूना पत्थर और मेरे दोस्तों यहां से जो कहें बालू का पत्थर का उत्पादन किया जाता है। और एक याद रखना, ये जो झालावाड़ के यहां की बात करें तो यहां पर मेरे दोस्तों एक एक्स और आता है जिसका नाम आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट, यहां से बॉक्साइट का उत्पादन, यहां पर जो एस्क पाया जाता है वो एस्क आता है बॉक्साइट, और इस बॉक्साइट से मेरे दोस्तों यहां पर एल्यूमिनियम का उत्पादन भी किया जाता है। तो ऐसा भी आ जाए कि इस क्षेत्र में धात्विक खनिज कौन सा आता है, तो एल्यूमिनियम जो है ना, ये यहां पर धात्विक खनिज का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो है ना, जो चूना पत्थर और बालू का पत्थर की बात करें, ये दोनों खनिज तो कैसे हैं भाई, अधात्विक खनिज है। ये तो कैसे हैं, अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। और यदि हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो ये कैसा है, ये धात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है। तो पूछा जाए कि सामान्यतः इस हाड़ौती क्षेत्र में कौन से धात्विक खनिज का उत्पादन किया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, जवाब होगा मेरे दोस्तों एल्यूमिनियम। और इस एल्यूमिनियम का एस कौन सा आता है, बॉक्साइट। और यदि पुराने पटवार का एग्जाम उठा के देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा भाई, बॉक्साइट से संबंधित पक्का मंडे की जो क्लास होगी मेरे दोस्तों, वो तो ये मान के चलो कि बहुत सारे परिवर्तन यहां पर होने वाले हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। तो झालावाड़ में चूना पत्थर, इनका उत्पादन किया जाता है। एक हम बात करें मेरे दोस्तों, एक यहां पर आता भाई आलनिया गांव, एक यहां पर आलनिया गांव आता है, झालावाड़ के अंदर गांव आता है जिसका नाम आता है आलनिया गांव। और ये आलनिया गांव किस लिए फेमस है, तो यहां पर पूरा पाषाण, यहां पर पूरा पाषाणकालीन लेख मिले हैं। यहां पर क्या मिले, पूरा पाषाणकालीन लेख मिले। तो यह भी याद रखना कि झालावाड़ में पूछा जाए आलनिया गांव किस लिए फेमस है, तो आलनिया गांव किस लिए फेमस है, क्योंकि यहां पर पूरा पाषाणकालीन क्या मिले मेरे दोस्तों, लेख यहां पर मिले हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहां पर बार बार हम एक शब्द को पढ़ते आ रहे हैं जिसका नाम आता है झालरा पाटन, क्योंकि झालावाड़ में ज्यादातर चीजें कहां पर है, इसी झालरा पाटन के अंदर। तो झालरा पाटन क्या है, तो याद रखना, ये जो झालरा पाटन है मेरे दोस्तों, ये वसुंधरा राज्य का निर्वाचन क्षेत्र है। वसुंधरा राज्य जो है, इनके निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो ये भी कौन सा आता है भाई, झालरा पाटन आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यदि हम बात करें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना।
एक हम बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर एक स्थान आता है बाकनी, एक स्थान आता है मेरे दोस्तों बकानी, सॉरी बकानी, बाकनी नहीं, बकानी, बकानी। यहां पर क्या स्थापित की गई मेरे दोस्तों, तो राज्य की पहली किसान कंपनी, यहां पर जो है राज्य की पहली, यहां पर राज्य की पहली किसान कंपनी की बात करें तो ये किसान कंपनी कहां स्थापित की गई, इस बकानी गांव झालावाड़ के अंदर। और ये भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि राज्य की पहली किसान कंपनी कहां स्थापित की गई, तो बकानी गांव के अंदर। और ये बकानी गांव कहां पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा झालावाड़ के अंदर है। कहां पर है मेरे दोस्तों, झालावाड़ के अंदर है। और यदि हम बात करें भाई, एक यहां पर आ जाती है डॉक्टर जाकिर हुसैन बीएड कॉलेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन बीएड कॉलेज की बात करें तो ये भी कहां पर है, इसी झालावाड़ के अंदर है। और इसकी विशेषता क्या है, तो यदि बात करें तो ये राज्य की पहली अल्पसंख्यक बीएड कॉलेज है। राज्य की पहली अल्पसंख्यक बीएड कॉलेज की बात करें, उसका नाम क्या आता है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बीएड कॉलेज का नाम आता है। ये भी कहां पर, ऐसी झालावाड़ के अंदर आ जाती है मेरे दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, एक इस झालावाड़ की बात करें तो यहां पर एक नृत्य आता है जिसका नाम है बिंदोरी नृत्य। झालावाड़ का प्रमुख नृत्य कौन सा आता है, बिंदोरी नृत्य। और इसका जवाब जो है वो आप लोगों से देना है भाई। हाँ, संतरा मंडी भी कहां पर है, संतरा मंडी, एक यहां लिख दिया मैंने भाई, संतरा मंडी। और ये संतरा मंडी कहां पर है, झालावाड़ के अंदर ही है। ये लो भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर आ जाती है। अब फटाफट से जवाब दे दो मेरे दोस्तों, ये जो है ना यहाँ का नृत्य फेमस कौन सा है, बकानी जो सॉरी बिंदोरी नृत्य जो है, बिंदोरी नृत्य वो यहाँ का फेमस है। और बिंदोरी की बात करा तो अपन शेखावाटी भाषा में बिंदोरी की बोला, शादी से पहले जो 4-5 दिन पहले लगन आवा ना, एक लगन हुआ भाई, लड़की आड़ा आवा, लड़का का घर और उसका टिक्को काट के जाए, कुछ चीज दे के जाए, उन्हें बोला लगन। और वो लगन का पास है 5-7 दिन भाई रात में छोरा सो थोड़े हैं, ढोलक के ऊपर नाच बोक रहे, उन रात में जो नाचे है ना 8-7 बजे बाद लुगाई गीत गाबो करें और ढोलक पर नाच बोक रहे, उन्हें क्यों जाए बिंदोरी। आठे तो बात यह होगी, तो बिंदोरी के है तो विवाह से पहले की एक परंपरा है, रीति रिवाज है, लेकिन उरे मेरा बेटा एक बिंदोरी नृत्य फेमस है। अब फटाफट से ये बता दो आप लोग कि बिंदोरी नृत्य जो है ये किस अवसर पर किया जाता है। हाँ जी सर, शादी में, क्या बात है, विवाह पर। ये तो हो गया भाई अश्वगंधा मंडी, वेरी गुड, क्या बात है, अश्वगंधा मंडी, ये भी कहां पर है, अश्वगंधा मंडी, ये भी झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है। वेरी गुड भाई। तो बिंदोरी नृत्य बता दो भाई, यहां पर बिंदोरी नृत्य फेमस है। ये बिंदोरी नृत्य कब किया जाता है मेरे दोस्तों, देखते हैं। शादी विवाह के अवसर पर ही किया जाता तो फेमस नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना। शादी विवाह के अवसर पर ही होता तो पूरे राजस्थान में हर जगह ही होता, तो फिर यहाँ का बिंदोरी नृत्य क्यों फेमस हुआ। शेखावाटी में तो मेरे जैसे भी भाई आज से 10 साल पहले बिंदोरी में खूब नाचते थे, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि यदि शादी विवाह से पहले, यदि शादी विवाह पे होता तो नहीं होता ना। वेरी गुड, एक बच्चे ने जवाब दे दिया, सोनल जांगिड़ ने जवाब दे दिया है, क्या बात है, सोनल जांगिड़ ने इसका सही जवाब दिया है। इसके अलावा महाकाल का दीवाना जो है उसने भी सही जवाब दे दिया। उसके बाद तो अब तो लाइन लगी है भाई, अब तो सबके सही जवाब आने लगे। और मेरे दोस्तों, ये बिंदोरी नृत्य कब होता है, होली पर, यही तो खास है। बिंदोरी नृत्य कब, तो होली पर किया जाता है। कब होता है मेरे दोस्तों, होली पर किया जाता है। हाँ, एक बार जी के बिंदोरी चढ़ेगी ना, वो दोबारा बिंदोरी में जाने की हिम्मत कौन करे, आ मेरी गारंटी है, चल लिखवा के ले लो। जो एक बार बिंदोरी में नाच लियो वो नाचने की कोशिश करोगे, लेकिन जो बेटा जी की बिंदोरी चढ़ेगी वो दोबारा बिंदोरी में कौन जाए बेटा, देखते हैं डर गए। हाँ, यो गए एक, ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ का बिंदोरी नृत्य भी मेरे दोस्तों फेमस आता है। याद रखना, यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक जो संतरा है, इस संतरे का उत्पादन भी कहां पर किया जाता है, झालावाड़ में। और इसीलिए तो इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। और राजस्थान में संतरे की मंडी कहां पर है, इसी झालावाड़ के अंदर है। और यदि याद रखना, राजस्थान में अश्वगंधा मंडी भी कहां पर है मेरे दोस्तों, तो ये भी झालावाड़ के अंदर है। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, झालावाड़ की ज्योग्राफी, झालावाड़ के प्रमुख स्थान, झालावाड़ की दुर्ग और यह अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं मेरे दोस्तों, ये हम लोगों ने यहां पर पढ़े हैं। और उम्मीद करता हूं चीजें आपके समझ में भी आई होंगी। और जब एग्जाम दे के आओगे ना, तो पक्की बात है, जब वहां से निकलोगे ना, तो जिला दर्शन को, मैं सही कह रहा हूं, जिला दर्शन को याद करोगे कि यार सर ने जिला दर्शन पढ़ाया था। और काश
मैंने इसको बड़े मन से पढ़ा है, मैंने कहे मैंने मन से पढ़ा है, तो मेरे देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है, और कहते हैं काश मैं अच्छे से पढ़ लेता तो मजा आ जाता। और मेरे दोस्तों मिलते हैं मंडे को, और मंडे को देखना बड़ी कातिल क्लास होगी। हाँ 100% कह रहा हूँ, कति कातिल क्लास होने वाली है मंडे को। तो मिलते हैं मंडे को। इससे पहले एक लास्ट जाते जाते खुशखबरी और है, एक छोटी सी खुशखबरी और है। वो क्या है कि उत्कर्ष क्लासेस धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर लेकर आया है सिर्फ 3 दिन 19, 20 और 21 दिसंबर को मेरे दोस्तों, क्योंकि रीट आ रही है, बेवफा रीट आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कह दिया कि 25 अप्रैल को हम एग्जाम करा रहे हैं, सिर्फ नाम मात्र की फीस के ऊपर उत्कर्ष ऑनलाइन आपको ऐप दे रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज आपको अवेलेबल करा रहा है, जहां पर रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, यहां कहें कि लाइव क्लासेस होंगी, नोट्स होंगे, ई नोट्स होंगे, क्विज होंगे। मेरे दोस्तों आप लोग खुद क्वेश्चन पेपर बना सकते हो, और यहाँ के एग्जाम के हिसाब से आप उसको तैयारी सेट कर सकते हो। और फिर जो रीट लेवल फर्स्ट का कोर्स है, नाम मात्र की फीस सिर्फ 1800 रुपए के अंदर है। साइंस रीट लेवल सेकंड का जो कोर्स है ये 2200 रुपए में है, और रीट लेवल जो रीट सेकंड लेवल एसएसटी का कोर्स है मेरे दोस्तों, ये मात्र सिर्फ और सिर्फ 2000 के अंदर उपलब्ध है। तो बस अब तो अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। उत्कर्ष क्लासेज हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। तो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।